डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, आज हमारे खास कार्यक्रम के खास सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश से है, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का और साथ ही साथ पंचायती राज का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। अब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ रहेंगे, उनसे ढेर सारे सवाल रहेंगे, किसानों से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए, और ऐसे में पूछेंगे कि किस तरह से हम हमारे अन्नदाताओं को किसानों के बीच तरक्की लेकर आ सकते हैं, क्या नई रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो होगा हमारा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं देश में काफ़ी संख्याओं में किसान डेयरी पर काम कर रहे हैं, डेयरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में डेयरी क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है? प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब एक सपना है जो यथार्थ में बदलता जा रहा है, और वो सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए जी। यदि खेती से, परंपरागत खेती इस्तेमाल करना चाहिए शब्द से, आय दुगनी हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता, अरबपतियों का देश होता कि क्योंकि हम सैकड़ों साल से खेती ही कर रहे हैं। यदि खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, खेतों में काम करने की अपनी मजदूरी भी जोड़नी चाहिए। इसके अलावा किसान ही अकेला एक ऐसा वर्ग है कि जिसके घर में सभी लोग काम करते हैं। यदि 7 साल का बच्चा है तो उससे भैंस के छोटे बच्चे को इधर से उधर बांधने के लिए, पानी पिलाने के लिए या सानी करने के लिए कहा जाता है। यदि 80 वर्ष का वृद्ध किसी किसान के यहाँ रहता है, चाहे उसके फादर हों या ग्रैंडफादर हों, उनको भी मुफ्त में भोजन नहीं मिलता है। उनसे कहा जाता है कि ट्यूबवेल पे जाके सो, जिससे ट्यूब मोटर की रक्षा करें, और इस काम के लिए अगर हम नौकर रखेंगे तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। कहने का मूल आशय है कि घर में सभी महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सब काम करते हैं, तब खेती में गुजारा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि किसान की आय को दुगना किया जाए। तो परंपरागत से नहीं होगा। तो कैसे होगा? गेहूं, बाजरा, राइस, धान, आलू, इनसे नहीं होता। हो रहा होता तो मैंने बताया ना कि ये खरबपतियों का देश होता, ये देश किसानों का देश है। ये होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि ये होगा, पशुपालन से भी नहीं होगा, उन्नत किस्म के पशुपालन। जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं नहीं कहता शिक्षित बनो, तब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, इसलिए बाबा साहब को कहना पड़ा शिक्षित बनो। अब मैं ये कहता हूँ, कौन सी शिक्षा ले रहे हैं आप? जॉब ओरिएंटेड, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। खाली शिक्षित होने से कोई काम चलने वाला नहीं। इसी प्रकार से पशुपालन से काम नहीं चलेगा, हमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे गाय में साहिवाल पालिए, थार पारकर पाइए, हरियाणवी पाइए, गिर गाय पालेंगे, मुर्रा भैंस पालेंगे, बदावर भैंस पालेंगे, तो और जैसे बकरी में बीटल्स है पंजाब की, या हमारी इटावा की जमुना पारी है, इनसे जो है दुग्ध उत्पादन दुगना हो जाता है। तो उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, मेडिकेटेड प्लांट्स, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, और खेती में लागत कम करने के लिए पानी में के लिए ड्रिप इरिगेशन, जिसमें 80% सरकार ने सब्सिडी दी है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। तो डेयरी के सिलसिले में जब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी मजबूत नहीं होंगी। गुजरात ने अपनी इकोनॉमी को अपनी कोऑपरेटिव डेयरीज और सोसाइटीज़ के द्वारा बदला है जी। पशुपालन अच्छे किस्म का तो पंजाब होता है, हरियाणा होता है और वेस्टर्न यूपी होता है, लेकिन आप ये देखिएगा कि फिर गुजरात की कांकेर और गिर 2 गाय हैं उनकी, और महसाना भैंस है उनके पास, लेकिन उनके गांव-गांव दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं, जिसकी वजह से उनका दूध ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो लगभग 100 साल पहले